हेलो ऑल, आज हम बात करने वाले हैं 11th बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर के बारे में, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चे ये चैप्टर जो है नीट के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो 0 to 1 क्वेश्चन हमें इस पैटर्न में देखने को मिलता है, यानी कि हम 4 मार्क्स का वेटेज इसका कंसीडर कर सकते हैं। फाइन। तो बच्चे ये चैप्टर जो है इसके बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बच्चे क्योंकि ये टर्म जो है एक्सप्लेन कर रहा है लिविंग वर्ल्ड के बारे में, यानी कि अर्थ बायोस्फीयर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेगा। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ी वो ये है कि उन्हें स्टडी कैसे किया जा सकता है, क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करने हैं, क्या पैटर्न्स फॉलो करने हैं इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट में आगे मूव करने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अबाउट लाइफ। क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इस टर्म के बारे में, दैट इज लाइफ। तो बच्चे लाइफ जो है इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि खुद को डेवलप करने की, खुद को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी को लाइफ कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है लाइफ के बारे में अभी तक नहीं मिला है, बट फिर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जो कि लाइफ के एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो बच्चे वो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमें ब्रीफ देगा लाइफ के बारे में। और प्रॉपर्टीज 2 तरह की हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दूसरी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इनके बारे में डिफरेंस समझाती हूँ। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो कि लाइफ का एक कैरेक्टर, लाइफ का नेचर एक्सप्लेन करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेचर एक्सप्लेन करेगा, है ना, बट इसको एक्यूरेटली डिफाइन नहीं करेगा। एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे हमें इस प्रॉपर्टी के केस में। बट दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज विदाउट एक्सेप्शन। इनमें एक्सेप्शन तो नहीं रहेगा और बहुत हद तक लिविंग एस्पेक्ट को डिफाइन करने में ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो है, उसमें सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि इरिवर्सिबल चेंज इन अ बॉडी, यानी कि बॉडी में होने वाली चेंजेस जो हैं, जो इरिवर्सिबल है, उसे ग्रोथ कहा जा सकता है। तो बच्चे ये चेंजेस जो हैं आप हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेंगी। इट मे बी इन केस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकली यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में देखी जाए, या फिर अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि वो अपना नंबर बढ़ाकर, ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद नंबर बढ़ाकर वो ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ग्रोथ जो है वो पैटर्न हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को तो मिल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये कि अगर आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स को देखो, तो माउंटेन्स के केस में क्या है, माउंटेन एक बहुत ही बड़ा डेवलप्ड स्टोनी स्ट्रक्चर रहता है ना, मास ऑफ प्लांट्स, और उसके बाद आप सॉइल देखोगे, है ना, एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, डस्ट होगा, तो बहुत सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा जो कि एक पहाड़ को बना रहा है। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे उसके ऊपर डस्ट डिपॉजिट हो रही है। फाइन, तो डस्ट डिपॉजिट हो रही है, धीरे धीरे वो टाइम के साथ ग्रो कर रहा है। ऑल्दो आज विजिबल नहीं है वो, हमें कुछ सालों बाद उसमें विजिबल होना शुरू होगा कि इसका साइज ग्रो हो गया ना, क्योंकि डस्ट डिपॉजिट हुई है। तो जो ग्रोथ वहां पे भी हो रहा है, ग्रोथ वो भी शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास मास एस्पेक्ट में, बट हम लिविंग के केस में क्या हो रहा है, लिविंग के केस में सेलुलर फंक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कहा एक्सेप्शन है, तो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करेगा लाइफ को, बट उसके कैरेक्टर को, उसके नेचर को एक्सप्लेन जरूर कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपना नंबर बढ़ा के, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा के जो है ग्रोथ शो करते हैं, बट कई केसेस में जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में देखो तो नंबर ऑफ सेल्स ग्रो करने का मतलब ये है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि सेल ने डिवाइड करके 2 नए सेल्स बनाए, तो वो नए सेल्स अलग ऑर्गेनिज्म की तरह रहेंगे, जैसे कि अमीबा, है ना। तो अमीबा के केस में क्या होता है, अमीबा एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है,
लाइक दिस। तो बच्चे अगर ये डिवाइड करता है इनटू 2 अमीबास, ठीक है, तो ये 2 अमीबा जो है वो अल्टीमेटली इंडिविजुअली सस्टेन करेंगे एक अलग ऑर्गेनिज्म की तरह। तो कई केसेस में ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं ये दोनों। फाइन, तो ये हो गया बच्चे ग्रोथ के बारे में। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी जो है अगेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हमने बात करी यूनिसेलुलर के केस में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट बच्चे हर एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट? हमारी नॉलेज में यही चीज है, और नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता। बट सेकेंड एक चीज हम देखें, सेकेंड एक्सेप्शंस अगर हम चेक करें, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो एक्सेप्शन हम देखें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो स्टेराइल कहे जाते हैं, जैसे कि म्यूल। और ह्यूमंस के केस में ही अगर हम बात कर लें तो कुछ ऐसे कपल्स हैं जो किसी भी डिजीज कंडीशन या किसी भी बॉडी मैल फंक्शन की वजह से बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि इनफर्टाइल कपल्स रहते हैं। तो बच्चे वो भी तो सस्टेन कर रहे हैं, लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बॉडी में, है ना? तो बच्चे सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ग्रोथ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो बच्चे रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ के बेसिक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन जरूर करता है, लेकिन उसे प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन आ गया। फाइन, बट सेकेंडली अगर हम बात करें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि एक लिविंग बॉडी में होती हैं, ताकि बॉडी जो है वो सस्टेन कर पाए, बॉडी जो है वो लिविंग फॉर्म में रह पाए। कितनी भी तरह के रिएक्शन हो रही हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो रही हो, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो रही हो। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस जैसे कि एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में 2 तरह की रिएक्शंस होती है, 2 सेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि इसमें क्या रहता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मैं फिजिकल एस्पेक्ट में दिखा रही हूँ बट इट्स ऑन केमिकल लेवल, है राइट? तो क्या करते हैं, ये कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है? तो स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि 2 मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और लार्जर मॉलिक्यूल बना लेंगे। फाइन, तो बच्चे दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म के केस में देखें तो लार्जर मॉलिक्यूल गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब इसमें बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है। तो हर तरह की रिएक्शंस जो है वो मेटाबॉलिज्म में प्रेजेंट रहती है। तो इस तरीके की रिएक्शंस आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं ताकि बॉडी को लिविंग रखा जा सके। तो बच्चे ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा, बल्कि नॉन लिविंग के केस में आप कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं देख पाओगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, यानी कि नेक्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि अपने एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर रहना। इट मे बी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और योर इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल। तो बॉडी जो है वो आपके एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहती है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लाइट की ब्राइटनेस चेंज हो रही है, सब कुछ जो है वो बॉडी पहचान लेती है। इट हैज़ डिफरेंट सेंसरी सेल्स, सेंस ऑर्गन्स, जो कि हमारी बॉडी को अवेयर रखते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो बच्चे सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी, बल्कि नॉन लिविंग में नहीं। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, आपको हर केस में देखने को मिलेगी। तो आप बोलोगे प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो नहीं मूव करते, बच्चे मूवमेंट जो है वो प्लांट भी शो करते हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर कम है, मॉइस्चर कम है, तो बहुत तरह की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से ही अगर बात करें तो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है ना प्लांट। सनफ्लावर को ही देखो, फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, जिस तरफ सनलाइट होगी उस तरफ वो मूव कर जाएगा, है ना? तो बच्चे इस तरीके से
प्लांट्स जो हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं। बहुत सारे, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, माइक्रोब्स की बात करें, तो वो रहते हैं आसपास के केमिकल को लेकर अवेयर, आसपास में मॉइस्चर है उसको लेकर अवेयर रहते हैं, जिससे पता चलता है उन्हें कि कौन सा एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल है उनके लिए, ग्रोथ के लिए, और कौन सा नहीं। मुझे इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहती हैं। अब जब हम फर्दर बात करेंगे मेन एस्पेक्ट के बारे में, वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स स्टडी। तो बच्चे अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बच्चे इस टर्म को समझते हैं पहले, फिर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। बायो हियर मींस लाइफ एंड डाइवर्सिटी हियर मींस वैरायटी। सो ये टर्म रिप्रेजेंट करता है उन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो अगेन अर्थ बायोस्फीयर में प्रेजेंट है। तो डिफरेंट टाइप्स or varieties of organism present in earth biosphere is called as biodiversity. So variety of organisms present in earth biosphere. ठीक है, अगर आप किसी भी हैबिटेट को देख लो, कोई एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, तो किसी भी तरीके के हैबिटेट को अगर हम एनालाइज करें तो मुझे वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। तो एक्वेटिक की बात करते हैं तो वी हैव फिशेस, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थ्रोपोडास लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, जो कि पानी में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स, राइट। क्रोकोडाइल्स जो हैं वो हमारे पास लैंड में भी विजिट करते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है विद डिफरेंट नेचर इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। तो बहुत सारे वेराइटीज हैं। अगर हम अपने टेरेस्ट्रियल रीजन में ही बात करें, जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके आसपास ही बात करें, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, प्लांट्स हैं, बहुत वेराइटी ऑफ प्लांट्स होंगी, बुशेस, हर्ब्स, श्रब्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। माइक्रोब्स जो हम नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, वो भी हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। तो इतनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की। और बच्चे अगर हम करंट फिगर की बात करें तो 17 to 18 लाख ऑर्गेनिजम्स अभी तक हमें नोन है, जो हम जानते हैं। जो डिस्कवर नहीं हुए उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, जो पहचानते हैं, जिन्हें हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो बच्चे वो 17 to 18 लाख के आसपास फिगर है। और क्या इन ऑर्गेनिजम्स को, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी करना इजी है? तो बच्चे हम अपनी लाइफ में भी अगर हम अलग अलग करके हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने लगेंगे, इट में भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे कि सिर्फ एनिमल्स की बात करें, तो अगर हम उनको ही अलग अलग करके स्टडी करने लगे तो हमारे पास इम्पॉसिबल है कि हम उन सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो बच्चे इसीलिए इतनी बायोडाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी होने की वजह से हमें इनको स्टडी करने के रीजन से हमने क्या किया है, एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस बनाई है जो कि हमें हेल्प करेगी उन ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करने में। वो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर देते हैं ताकि हम उनको एक साथ ही उनके फीचर्स को समझ सके। फाइन। तो जिसमें से हम उस ब्रांच के बारे में बात करेंगे पहले, दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन से, उनकी क्लासिफिकेशन से और उसके नोमेनक्लेचर से। अब ये तीनों चीजें क्या है मैं वो बताती हूँ। तो जैसे मैंने कहा, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with first identification, deals with identification, nomenclature and further classification. Okay, तो
सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन यानी कि किसी के फीचर्स को स्टडी करना। और क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को स्टडी करना और उन्हें प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर पाना इस आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स स्टडी और एनालिसिस ऑफ फीचर्स। क्योंकि अब अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देना है और उसे ग्रुप करना है साथ में ना, हम अगर हम स्कूल्स की भी बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो स्कूल में हर एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर क्लास में अरेंज किया जाता है उसके मेंटल लेवल के बेसिस पे। उसने अभी एक पर्टिकुलर क्लास में इतना पार्ट जो है, इतना सिलेबस जो है वो कवर कर लिया, वो मेंटली ग्रो कर गया है उस एस्पेक्ट से, तो उसको नेक्स्ट क्लास दे दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट लेवल्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को अरेंज किया गया है, और फर्दर भी कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज के बेसिस पे सेक्शंस दिए जाते हैं, है ना, जिसमें कुछ कॉमन स्टूडेंट्स को डाला जाता है। तो बच्चे इसी तरीके से हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को, ताकि उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप दिया जा सके, क्लासिफिकेशन के दौरान उसे पर्टिकुलर नाम दिया जा सके, है ना। तो बच्चे हमने फीचर्स को एनालाइज कर लिया, उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे कैसे फीचर्स हैं, ठीक है, उसे मेंशन कर लिया। अब उन फीचर्स के बेसिस पे या फिर कुछ पर्टिकुलर उसकी डिस्कवरी के बेसिस पे या कोई भी रीजन आप ले सकते हो, उसके बेसिस पे उसे नाम दिया जाता है। और बच्चे नाम जो है वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स और रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं नेमिंग के दौरान। हम कोई भी क्राइटेरिया ले रहे हैं नेमिंग के लिए, बट हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उस क्राइटेरिया के साथ साथ हम उसे रूल्स ऐड करते हैं ताकि हम उसे प्रॉपर नेमिंग दे सके, ठीक है। क्योंकि हम अगर हम बात करें, डिफरेंट कंट्रीज हैं हमारे पास, डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे कंट्रीज में, तो अब हर एक रीजन में एक तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने लोकल नेम से बुलाया जाता है। अगर कुछ पर्टिकुलर एरियाज में एक ऑर्गेनिज्म कॉमन भी है, उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा। सो इट्स नॉट दैट पॉसिबल कि हम इजीली कम्युनिकेट कर सके उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक दूसरे इंसान से जो कि किसी और रीजन में रह रहा है। तो अगर हमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में किसी दूसरे रिसर्चर से बात करनी है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम उसे लोकल लैंग्वेज में बुलाएं। तो हम रूल्स फॉलो करके, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके उसको नेमिंग दे देते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि जितने भी रिसर्चर्स है या कितनी भी बुक्स है, कहीं पे भी उसको इस पर्टिकुलर नाम से ही बुलाया जाए, रेफर किया जाए, ताकि कोई भी इंसान समझ सके कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। तो मुझे जैसे मैंने कहा, नोमेनक्लेचर इट्स अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर, कभी भी कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं किसी को नेम करने का, उसे नोमेनक्लेचर ही कहा जाता है। और अगेन ये चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग रूल्स और प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। सो नोमेनक्लेचर रेफर्स टू द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। और बच्चे हम जो नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि दिया था कार्लस लिनियस ने। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं। So this binomial nomenclature was given by Carlus Linnaeus. उन्होंने एक बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचुरा। तो बच्चे सिस्टमा नेचुरा में उन्होंने मेंशन किए थे कुछ प्लांट्स के जो उस टाइम पर डिस्कवर हो गए थे, उन प्लांट के नाम, और जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था, जो सेट ऑफ रूल्स उन्होंने फॉलो किए थे, हम उसी बेसिस पे नेमिंग करते हैं आज। तो बच्चे जैसे मैंने कहा, कार्लस लिनियस इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरा,
ये बुक का नाम है, ठीक है। अगेन इसमें नाम दिए गए थे बहुत सारे प्लांट्स के, उस टाइम पे डिस्कवर होने वाले मैक्सिमम प्लांट्स का नेमिंग जो है वो कार्लस लिनियस ने किया था। तो बच्चे उन्हीं रूल्स के बारे में बात करते हैं जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को के लिए फॉलो किया जाता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रूल्स फॉर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो बच्चे पहला रूल है कि नेम जो है वो लैटिन में होना चाहिए। लैटिन एक स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, तो जो कि फॉलो की जाती है, जो कि एक्सेप्टेबल है फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। पर अगर हम कोई लैटिन वर्ड नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लैटिन वर्ड नहीं ले रहे हैं, तो हम कोई भी जनरल नेम ले रहे हैं, लोकल नेम ले रहे हैं, तो बच्चे तो भी हमें उसको लैटिनाइज करना पड़ता है, यानी कि लैटिन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है नेमिंग प्रोसेस के दौरान। तो बच्चे जो नेम है इट शुड बी इन लैटिन और लैटिनाइज्ड, या तो लैटिन स्क्रिप्ट से ही कोई वर्ड लिया जा सके, और अगर नहीं लिया है, कोई भी वर्ड लिया गया है, कोई इंग्लिश का कोई हिंदी का वर्ड लिया गया है, तो उसे लैटिनाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करती हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये कार्लस लिनियस का ही दिया गया नेम है फॉर मैंगो, दैट इज मैंगिफेरा इंडिका। तो बच्चे मैंगिफेरा इंडिका नेम जो है वो लैटिनाइज्ड वर्ड है। ये लैटिनाइज्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा नेम है, जिसमें से एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इसीलिए टर्म लिखा गया है बायनॉमियल, यानी कि दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है। तो बच्चे ये है हमारा सेकेंड रूल। इनफैक्ट तो सेकेंड रूल ये है कि जो भी नेम दिया जाएगा उसमें दो वर्ड्स होने चाहिए। तो बच्चे इट शुड हैव टू वर्ड्स, जिसमें से पहला नेम होगा जेनेरिक नेम। इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, तो पहला वर्ड है मैंगिफेरा, ये टर्म जो है ये जेनेरिक नेम है, और दूसरा वर्ड जो होगा उसे स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे, यानी कि इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, यहाँ पे जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। बट एक और पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जेनेरिक नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, फर्स्ट अल्फाबेट, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल है। इट्स आवर थर्ड रूल। थर्ड रूल ये है कि फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा उसे बहुत सोच समझ के लिखा जाएगा। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जेनेरिक नेम इज कैपिटल, जेनेरिक नेम इज कैपिटल। कोई भी नेम लिखा जा रहा है, चाहे कई बार आप ऐसे भी देखोगे कि हमारे पास जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम टर्म्स होंगी, जैसे कि रैट के केस में होता है। रैट के केस में द टर्म इज रैटस रैटस, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं टर्म रैटस रैटस। तो इसके केस में भी फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा जेनेरिक नेम का कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट के केस में स्मॉल रहेगा। तो बच्चे जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक एपिथेट के लिए द फर्स्ट अल्फाबेट इज स्मॉल ऑलवेज, ठीक है। अब पैटर्न एक और है हमारे पास यहाँ पे, वो है हमने अंडरलाइन किया यहाँ, है ना। हमें यही रूल्स फॉलो करने हैं, चाहे हम किसी क्लासरूम में, बुक में, या कोई जनरली भी पेपर टाइप कर रहे हैं, तो उसके केस में हमें सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं बेटा। तो बच्चे ये अंडरलाइन करने वाला प्रोसेस भी रूल्स के अंडर आता है। वो ये है कि हमारे पास जो भी नाम लिखा जा रहा है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है अगर हम खुद से लिख रहे हैं तो। पर अगर टाइप करना है तो उस केस में उसके लिए एक डिफरेंट फॉन्ट यूज होता है, दैट इज इटैलिक्स। तो बच्चे इफ हैंड रिटन, अगर हैंड रिटन है तो वर्ड्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, ताकि वो जितनी भी थ्योरी है उससे सेपरेटली दिखे, विजिबल रहे हमें नाम पहले। और इफ
यूज करना होता है टाइप करने के लिए। ठीक है, तो ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। पर बच्चे कई बार क्या होता है, कभी डिस्कवरर के नेम पे या जिसने नाम दिया उसको हम रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, नाम के साथ उस साइंटिस्ट का, उस रिसर्चर का नाम जोड़ना चाहते हैं। तो बच्चे जैसे कि हमने कहा कि मैंगिफेरा इंडिका मैंगो के लिए नेम दिया गया था और वो दिया था कार्लस लिनियस ने खुद, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उनका नेम का कुछ पोर्शन जो है वो साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर हम नेम ऑफ रिसर्चर ऐड कर रहे हैं, नेम ऑफ रिसर्चर वो हम लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट के बाद बिल्कुल। फाइन, तो ये है हमारे पास सेट ऑफ रूल्स जो हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के दौरान फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इतने डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए यही रूल्स फॉलो होंगे, चाहे हम उसको क्या कोई भी नाम देना चाहे, चाहे जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो, या फिर कोई भी हिंदी वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, बट अगेन लैटिनाइज कर देना जरूरी है उसके लिए। तो बच्चे कैसा भी वर्ड यूज करें, बट रूल्स हमें ऐसे ही फॉलो करने हैं। ठीक है, तो बच्चे इस रूल्स को फॉलो करके नेम देने के बाद अल्टीमेटली हम पहुंचते हैं क्लासिफिकेशन पे, यानी कि आइडेंटिफाई कर लिया, ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स एनालाइज कर लिए, हमें समझ लिया कि किस तरीके से फीचर है, उसको नाम भी दे दिया, और नाम देने के बाद हम उसके लिए प्रॉपर जगह ढूंढते हैं, और जगह ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, उसके फीचर्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर भी करेंगे, यानी कि टेक्सोनोमी यानी कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जो क्लासिफिकेशन से, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म से डील कर रही है। तो बच्चे इस फील्ड में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को इंटर रिलेट भी करते हैं, और उस ब्रांच ऑफ साइंस को एक टर्म भी दिया गया बेटा, आपने ये टर्म सुना होगा, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है बच्चे ये थोड़ा सा एक्सपैंडेड हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है। तो बच्चे ये सिस्टमैटिक्स जो है वो टेक्सोनोमी यानी कि ये सारे एस्पेक्ट्स को तो डील करता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को, बट एडिशनली हमारे पास टेक्सोनोमी के सारे एस्पेक्ट के साथ साथ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वो भी स्टडी करता है, इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा क्लासिफिकेशन में हमने आइडेंटिफिकेशन करने के दौरान हम ऑर्गेनिजम्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट भी करते हैं पर्टिकुलर डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को, और अल्टीमेटली उसे ग्रुप देते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो टेक्सोनोमी के यानी कि इन तीनों फीचर्स के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप्स को भी डील करती है। तो बच्चे इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए अल्टीमेटली बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन है क्या और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसके अंडर हम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसको समझने के लिए। तो बच्चे अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बच्चे क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ समथिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स में जो डिस्कवर हुआ और जो पहले ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे ग्रुपिंग की जाती है। तो बच्चे क्लासिफिकेशन हियर मींस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of similarities and differences। जो जो सिमिलैरिटीज होंगी उसके बेसिस पे कॉमन ग्रुप दे दिया जाएगा, और अगर कोई भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे ग्रुप सेपरेट कर दिया जाएगा। तो इसको डिटेल में समझते हैं कैसे। तो डिटेल में समझने से पहले बात करते हैं उन सब ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में जो कि हम यूज करेंगे ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट या कॉमनली अरेंज करने के लिए। तो बच्चे वो ग्रुप्स जो हैं
जिसमें अरेंज किया जाता है उनको टेक्सॉन कहा जाता है, प्लूरल में टेक्सा, सिंगल टेक्सॉन, राइट। तो डिफरेंट ग्रुप्स which are used for classification here is called as taxa. So we have 7 taxa जिसमें ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जाता है, जिसकी हेल्प से ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग्स की जाती हैं, और 7 टैक्सास जो है एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है जिसे हायरार्की कहा जाता है। तो एक हायरार्कियल अरेंजमेंट रहेगा और वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। तो बच्चे सबसे पहले है हमारे पास किंगडम, हायरार्की में सबसे पहला रहेगा किंगडम, ठीक है, सबसे बड़ा टैक्सॉन, सबसे बड़ा, सबसे पहला, और बच्चे लीस्ट स्पेसिफिक। लीस्ट स्पेसिफिक इसीलिए क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर कैटेगरी के रहेंगे उसको जनरली एक ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जैसे कि हमारे पास आप फर्दर स्टडी करोगे नेक्स्ट चैप्टर में, वी हैव 5 किंगडम्स, जिसमें से सबसे पहला है बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स को लेकर, ठीक है, सेकेंड रहेगा प्रोटिस्टास को लेकर, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांट से रिलेटेड एंड पांचवा है एनिमल से रिलेटेड। यानी कि किंगडम मोनेरा फॉर बैक्टीरियास, प्रोकैरियोट्स, सेकेंड है प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटे एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स हैं, जिसमें से अगर हम एनिमल की बात करें, किंगडम एनिमेलिया की, उसमें जितने भी एनिमल्स इस अर्थ बायोस्फीयर में अभी हमें नोन है वो सारे एनिमल्स यानी कि वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चे वो सारे एनिमल्स जो हैं वो एक ही किंगडम में डाल दिए जाएंगे, बहुत ही जनरल है। अब उन एनिमल्स में जैसे कि अगर हम बात करें कि ह्यूमन एक एनिमल है, मंकी एक एनिमल है, डॉग, कैट, है ना, जो कॉकरोच है वो भी एनिमेलिया में आता है। तो बच्चे कितना डिफरेंस है हम ऑर्गेनिजम्स में। तो इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट एक्सॉन में बढ़ते जाएंगे, हम सेपरेट होते जाएंगे, सेपरेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे किंगडम के बाद थोड़ा सा लेस स्पेसिफिक, यानी कि जब जैसे जैसे डिफरेंस होगा वैसे वैसे डिफरेंट फाइलम्स में ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर दिया जाएगा। जैसे एक किंगडम में लेट्स से 11 फाइलम्स हैं, मतलब वी हैव 11 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज जिसमें ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जा रहा है। तो कुछ क्राइटेरियाज रखे जाते हैं सेपरेट करने के लिए। तो बच्चे लेकिन अगर प्लांट के केस में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो टर्म फाइलम नहीं डिवीजन यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स के केस में। उसके बाद फाइलम के बाद अगर हमें एक पर्टिकुलर फाइलम में डिफरेंसेस दिख रहे हैं और स्पेसिफिक, थोड़ा डीपर स्टडी करने के बाद हमें और स्पेसिफिक डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो हम क्लास में डिवाइड, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देंगे ऑर्गेनिज्म को। वैसे ही ऑर्डर में उसके बाद फर्दर और फैमिलीज आ जाती हैं अलग अलग एक ही ऑर्डर के अंदर, और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आ जाते हैं, और अल्टीमेटली स्पीशीज सबसे लास्ट टैक्सॉन है हमारे इस सीक्वेंस में, और उसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक यही। और जैसे मैंने कहा कि किंगडम जो है इट्स द हाईएस्ट टैक्सॉन बट लीस्ट स्पेसिफिक है। जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटे में आ जाएंगे, बट फर्दर उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, आगे आगे ग्रुप्स में बढ़ते ही सेपरेट कर दिया जाएगा। जैसे जैसे अलग अलग रैंक्स पे वो पहुंचेंगे तो उनको सेपरेशन मिलेगा डिफरेंसेस के बेसिस पे, और डिफरेंस करते करते अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट जो स्पीशी कैटेगरी रहती है उसमें हम इतने स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमें बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, होमो सेपियंस की, तो होमो इज जेनेरिक नेम and sapiens means specific name, तो here homo sapiens and term। तो जिसमें से ये हमारे पास जेनेरिक नेम है जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपियंस इज द स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो हम जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे सेपियंस हैं, ठीक है। और भी हमारे पास डिफरेंट स्पीशी थी जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो प्रेजेंट नहीं है। वी आर सेपियंस जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अर्थ में, ठीक है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं आगे लेने जा रही हूँ, जो कि आपको हेल्प करेंगी इसे समझने में। तो बच्चे जैसे मैंने कहा, अल्टीमेटली स्पीशी इज द लोएस्ट एक्सॉन एंड हाईली स्पेसिफिक। सिमिलैरिटीज बहुत बढ़ जाएंगी इस टेक्सॉन तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो बच्चे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो बच्चे एग्जाम्पल सबसे पहले हम ले लेते हैं एक प्लांट की, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, जो हम बहुत स्टार्टिंग से डील करते आ रहे हैं। तो बच्चे मैंगीफेरा इंडिका जो है उसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वो है एक प्लांट है, किंगडम प्लांटे से बिलोंग करता है, जिसमें सारे प्लांट्स होंगे, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो कोन फॉर्मिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो फ्लावर फॉर्मिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। किसी भी तरह के प्लांट्स जो है वो किंगडम प्लांटे में आएंगे, लेकिन फर्दर आगे मूव करते ही वो सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, प्लांटे के बाद उसको सेपरेट कर दिया गया कुछ बेसिस पे कि फ्लावर्स हैं या नहीं है, कोन्स फॉर्म करते हैं या नहीं है, ठीक है। इस बेसिस पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे सेपरेट करने के बाद अल्टीमेटली हमें मैंगो मिला प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में। तो उसको एंजियोस्पर्मी की कैटेगरी में डाला गया, यानी कि उसको दिया गया डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ठीक है, क्योंकि वो फ्लावरिंग था। अब बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सिंगल, जिनके सीड में या तो सिंगल कॉटिलिडन होता है, जैसे कि वीट के केस में होता है ना एक सिंगल कॉटिलिडन, कि सीड को दो पार्ट्स में वो नेचुरली ब्रेक नहीं होता। वही अगर हम दूसरे केस में बात करें, एक पल्सेस के केस में, या फिर अगर हम ब्लैक चने की बात करें तो उसके केस में बात करें, ऊपर वाला अगर हम सीड कोट निकाल देते हैं तो अंदर से वो दो पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाता है, तो दो कॉटिलिडन्स हैं उसके केस में। तो वैसे ही हमारे पास एंजियोस्पर्मी जो है फर्दर कॉटिलिडन्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिए गए हैं। तो वी हैव मोनोकॉटिलिडने और डाइकॉटिलिडने, जिसमें से मैंगो जो है वो डाइकॉटिलिडने में आता है, ठीक है। हम कैटेगरी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अगर हम ऑर्डर की बात करें तो स्पिंडेल्स ऑर्डर है, फैमिली की बात करें एनाकार्डेसिए, एनाकार्डेसिए, ठीक है। उसके बाद जीनस आ गया, यानी कि मैंगीफेरा, और अल्टीमेटली स्पीशी इंडिका। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास मैंगो की क्लासिफिकेशन, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका की। वैसे अगर हम बात करें एक डिफरेंट एग्जांपल की, दैट इज ऑफ वीट, तो बच्चे वीट जो है वो यहां से सेपरेट हो जाता है, यानी कि वीट जो है वो भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ तक वो मैंगो के साथ ही था, सेम ग्रुप में, प्लांटे एंजियोस्पर्म में वीट यहाँ तक कॉमन ग्रुप शेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो सेपरेट हो जाता है क्योंकि उसमें एक ही कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन है। तो वीट के केस में यहाँ पे सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो फर्दर कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है पोएल्स, फैमिली पोएसिए, फर्दर जीनस ट्राइटिका, एस्टिवम, एस्टिवम इज द स्पीशीज। तो ये हमारे पास कैटेगरी है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें आपको कोई भी सिमिलैरिटी दिख रही है, वो
हायर टेक्सा में जाके कॉमन ग्रुप बना लेता है। बट अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है तो वो लोअर टेक्सा में आके सेपरेट हो जाता है। तो यहां से मैं समझा दूं, अगर हमारे पास कुछ स्पीशी हैं, ठीक है, वो कुछ कॉमन फीचर्स शेयर कर रही हैं, तो उसे कॉमन जेनरा मिलेगा। अगर कुछ ऐसे जेनरास हैं जो कि कुछ कॉमन फीचर्स, कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, उन्हें कॉमन फैमिली मिलेगी। हम हायरार्की में ऊपर जा रहे हैं। और वैसे ही फैमिली, अगर मैं फैमिली में कुछ कुछ 2 फैमिलीज हैं, 3 फैमिलीज हैं, उनमें कॉमन फीचर्स मिलेंगे तो उन्हें सेम ऑर्डर दे दिया जाएगा। वैसे ही अगर हम ऊपर टेक्सॉन्स में आगे बढ़ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ग्रुप्स कॉमन होते जाएंगे। बट अगर हम हायरार्की में नीचे आ रहे हैं, यानी कि ये पूरा हायरार्कियल सिस्टम है ना, ये पूरा हायरार्की है। हायरार्की मींस सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन। तो बच्चे इस हायरार्की में अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जैसे जैसे डिफरेंसेस दिखते जाएंगे, जैसे हमें यहाँ पे दिखा है ना, क्लास लेवल पे हमने यहाँ पे दिखा, हमने वहां पे सेपरेशन कर दिया कॉटिलिडन्स के बेसिस पे। कॉटिलिडन्स में हमें डिफरेंस दिख रहा था, हमने सेपरेट कर दिया, मैंगो को अलग कर दिया, वीट को अलग कर दिया, जबकि वो यहाँ पे एक कॉमन ग्रुप शेयर, कॉमन डिवीजन शेयर कर रहे थे, है ना। तो बच्चे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसे समझने के लिए, यानी कि अब हम बात करेंगे कुछ एनिमल्स की एग्जांपल से, जो कि हमें एक्सप्लेन कर पाएगा कि किस तरीके से डिविजन्स की जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें से अब मैं बात करूंगी किंगडम एनिमेलिया की। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे डिफरेंट फाइलम्स रहेंगे, डिवीजन ओनली फॉर प्लांट्स। तो बच्चे डिफरेंट फाइलम्स रहेंगे, जिसमें से एक फाइलम, एक पर्टिकुलर फाइलम की मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज ऑफ कॉर्डेटा, ठीक है। वही अगर हम हमारे पास कॉर्डेटा की फाइलम की बात करें तो बहुत सारी क्लासेस हैं, डिफरेंट हैबिटेट के बेसिस पे, डिफरेंट नेचर के बेसिस पे। तो बच्चे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिसमें मैमेरी ग्लैंड्स रहते हैं, तो मैमेलिया, ठीक है। अब बच्चे मैमल्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंप्लीटली कार्निवोर्स हैं, तो कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे कार्निवोरा में जैसे अगर मैं बात करूं कैनिडे की, कैनिडे इज अ फैमिली। कैनिडे की बात करें तो कैनिडे वो फैमिली है जिससे डॉग बिलोंग करता है, यानी कि कैनिस फेमिलियारिस। तो हमारे पास और भी तरह के कार्निवोरा है जो कि जिसमें कि क्योंकि फेलिडे ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, फेलिडे फैमिली में आते हैं। तो कैनिडे और फेलिडे दोनों ही फैमिली कार्निवोरा ऑर्डर से बिलोंग करती है, बट इनके नेचर डिफरेंट होने की वजह से, डिफरेंसेस होने की वजह से इन्हें डिफरेंट फैमिली दे दी गई है। तो फेलिडे में अगर हम बात करें कैट की, तो फेलिस कैटस, ठीक है। एक हमारे पास ये कैटेगरी है, यानी कि ये आ गया हमारे पास डॉग, क्या आ गया कैट, ठीक है। तो फेलिडे के अंदर ये जीनस है और एक स्पीशी है। वैसे ही हमारे पास फैमिली के अंदर, इस फेलिडे फैमिली के अंदर कुछ डिफरेंसेस देखे गए, जिसकी वजह से कैट को और लायन, टाइगर, लेपर्ड को एक अलग जीनस दे दिया गया, दैट इज पैंथेरा। ये जीनस लायन, टाइगर, लेपर्ड जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए है, लेकिन जो स्मॉल कैट्स हैं उनको फेलिस जेनेरा दिया गया, ठीक है, अल्टीमेटली स्पीशी कैटस। वैसे ही अगर पैंथेरा के केस में बात करें, लायन की, टाइगर की, लेपर्ड की, तीनों के मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट सेम है, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स में स्लाइट डिफरेंस है। तो बच्चे उस वजह से भी इनको डिफरेंट स्पीशी दे दी गई है, क्योंकि कंप्लीट सिमिलैरिटी नहीं रहते, इसलिए डिफरेंट स्पीशी रहती है इसके केस में। जैसे कि अगर हम बात करें पैंथेरा लियो की, पैंथेरा लियो यानी कि लायन, पैंथेरा पार्डस यानी कि लेपर्ड, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे सेम स्पीशी जो है
अगर उनमें कोई सिमिलैरिटी दिखी है तो उनको सेम जेनरा दे दिया गया, सेम जीनस दे दिया गया। सेम कुछ फीचर्स दिखे जेनरास में तो सेम फैमिली दे दी गई, सेम फीचर्स दिखे कुछ फैमिलीज में तो सेम ऑर्डर दे दिया गया। वही अगर हम हायर टेक्सा की बात करें तो ऐसी ही सिमिलैरिटीज के बेसिस पे अल्टीमेटली कैटेगराइज, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे कॉमन टैक्सॉन्स जो है वो असाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लायन, ये लेपर्ड और ये टाइगर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रहता है हायरार्कियल सिस्टम। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे डिफरेंसेस देखते जाएंगे वैसे वैसे उनको सेपरेट करते जाएंगे, नीचे कैटेगरी में आते आते सेपरेशन कर दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेटा हायरार्कियल सिस्टम फॉर टैक्सा। हायरार्कियल मींस sequential arrangement of taxons so that we can group or subgroup different organisms on the basis of their similarities and differences। और सिस्टमैटिक्स जो है वो ऐसी ब्रांच है जो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के अलावा इन ऑर्गेनिजम्स का इंटर रिलेशनशिप और यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी डील करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में एक टॉपिक है जो प्रीवियसली इंक्लूडेड था, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स, वो अब सिलेबस में नहीं है। राइट, टेक्सोनॉमिकल एड्स में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ फॉर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर और फॉर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो बच्चे टेक्सोनॉमिकल एड्स वो हेल्पिंग अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि आपको टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। आप किसी कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई रिसर्चर हो तो आपको ये टेक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत पड़ती है टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स, ताकि आप उनको रिलेट कर सको, डाइवर्सिटी को रिलेट कर सको। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं लाइक जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, राइट, और कीज है, कुछ कैटलॉग्स रहते हैं हमारे पास, कुछ रिटन इंफॉर्मेशंस रहती हैं, मोनोग्राफ्स रहते हैं जो कि हमें टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। फाइन, तो बच्चे यहाँ से कंप्लीट हो रहा है हमारा चैप्टर यानी कि लिविंग वर्ल्ड।